पार्टी जी आपसे शुरू करते हैं। क्या कोई खेला होने वाला है क्या? क्यों दिन गिन रहे हैं अखिलेश जी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की अंदरूनी लड़ाई से कोई उसके प्रति हमें कोई ये उम्मीद नहीं है कि उसकी वजह से खेला होने वाला। लेकिन ये सरकार इतनी जनविरोधी सरकार है और सरकार में इतने विरोधाभास हैं और इनके जो इनका गठबंधन है उसमें इतने विरोधाभास हैं। मैंने पहले भी एक बार आपके शो में कहा था, आपको याद होगा, कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी में 5 ग्रुप बन गए हैं, 5 ग्रुप काम कर रहे हैं। एक ग्रुप योगी आदित्यनाथ का है, एक दूसरा ग्रुप केशव प्रसाद मौर्य का है, तीसरा ग्रुप अमित शाह जी का है, एक चौथा ग्रुप आरएसएस का है जो आरएसएस के कहने से चलता है, एक लॉबी वो है जो अधिकारियों की लॉबी है, वो भी हस्तक्षेप करती है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की ये कार्यशैली, बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार रहती हैं उसमें नौकरशाही की विशेष भूमिका होती है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमेशा नौकरशाही के नीचे रह के काम करते हैं। बीजेपी की सरकारों में जनप्रतिनिधियों का सम्मान बहुत ज़्यादा होता नहीं है। अब अभी आप केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनवा रहे थे कि पुलिस ने ज्यादती की है, लाठी चलाई है, छात्रों को पीटा, ये गलत है। 8 साल में कम से कम 800 बार पुलिस ने लाठी चलाई है। समाजवादी छात्र सभा या समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी पार्टी से जुड़े संगठनों ने या गैर राजनीतिक संगठनों ने भी पुलिस भर्ती के खिलाफ आंदोलन किया, उन पर लाठी चलाई। जो प्रतियोगी छात्र थे, पर्चा लीक हुआ, योगी जी कहते रहे ये अफवाह उड़ाई जा रही है, सरकार को बदनाम किया जा रहा है, कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है। छात्रों ने प्रदर्शन किया, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों छात्र अलग अलग लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले रोजगार को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उठा के फेंक रही थी। जब दूसरे मतलब छात्रों को भी बांटोगे, युवाओं को भी बांटोगे कि ये मेरी पार्टी के युवा, ये उनकी पार्टी के युवा। कमाल है भाटी जी, आप बीजेपी के छात्र संगठन के छात्रों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, एबीवीपी का समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे आप? मैं कह रहा हूं जब एबीवीपी के छात्रों पर पुलिस ने लाठी चला दी तब आपको बुरा लग रहा है। जब रोजाना दूसरे युवाओं पर और समाजवादी पार्टी से जुड़े युवाओं पर और गैर राजनीतिक युवाओं पर रोजाना लाठी चलाई जा रही थी, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? मेरी माँ है, दूसरे की माँ को आप ऑन एयर गाली दे सकते हैं। तब मोदी जी को याद नहीं आया कि माँ का भी कोई सम्मान होता है। जब ऑन एयर इनके अधिकृत प्रवक्ता, इनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑन एयर गाली दे रहे थे टीवी चैनल पर, एक शब्द उस दिन मोदी जी ने अगर बोल दिया होता कि बहुत गलत है, किसी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, तो हमें भी लगता कि मोदी जी के मन में माँओं के लिए सम्मान है। आज अपनी माँ पे बात आई है तो 70 साल के बूढ़ों के हाथ में वो पोस्टर दे दिए, मैं भी माँ हूं। नौजवानों के हाथ में पोस्टर दे दिए, मैं भी माँ हूं। मतलब लड़कों के हाथ में पोस्टर दे के प्रदर्शन करवा रहे हैं, मैं भी माँ हूं। अच्छा बात नहीं है। क्या खेल? भारतीय जनता पार्टी सबको उल्लू क्यों समझती है, सबको मूर्ख क्यों समझती है? उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी गुटबाजी है, हर जिले में 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आप सरकार को हिला नहीं पाए लड़ रहे हैं। आप यूपी की योगी सरकार को हिला नहीं पाए भाटी जी। आपने कई बार डोरे डाले, कभी केशव प्रसाद मौर्य पर आपने डोरे डाले, आपने उन्हें कई बार कहा 100 एमएलए ले आओ, मैं जवाब मॉनसून ऑफर, 100 एमएलए ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जवाब देता हूं, सरकार हिलाने का काम हमारा नहीं है, ना हम हिलाने की कोशिश करेंगे। सरकार को हिलाएगी जनता। जनता दुखी है, रिश्वत के रेट 4 गुना 5 गुना बढ़ गए हैं। थानों में बिना पैसा दिए एफआईआर नहीं लिखी जा रही हैं। कितने बेटियों ने आत्महत्या की है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। टेंडर ठेकों में बुरी तरह भ्रष्टाचार है। बाहर के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सारे टेंडर गुजरातियों को दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के व्यवसायी दुखी हैं, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे उसमें अयोध्या हो, कॉरिडोर के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर। ये गुजरात वाला एंगल क्यों आप बार-बार ले आते हैं? नहीं, उधर बिहार में भी ले आते हैं कि गुजरातियों को बिहार में फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। वो एक सच्चाई है, सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी किया ना, अभी बता है। अभी एसएससी के प्रतियोगियों ने बहुत प्रदर्शन किए हैं दिल्ली में, आपने देखा होगा, रामलीला मैदान में लाठी चली है। वो एसएससी का प्रदर्शन किस बात को लेके? जो संस्था बहुत अच्छे तरीके से जो एजेंसी एग्जाम करा रही थी उसे हटा के गुजरात की आरएसएस की उसके लिया ये संस्था को, और ये वो एजेंसी है जो व्यापम में दोषी थी।
अच्छा जो भाटी व्यापम में जी, blacklist चलिए थी। आपने कम से कम ये तो मान लिया कि एनडीए में फिलहाल जो ये दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा चल रहा है, इससे सरकार को कोई खतरा नहीं है। आपने खुद ही मान लिया ना कि अगले चुनाव तक योगी सरकार बनी रहेगी और अगले चुनाव में हम इसको देख लेंगे। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन हम ये प्रयास नहीं करेंगे, हम ये षड्यंत्र नहीं करेंगे कि सरकार गिरे या सरकार, ये खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। अब चलेगी या नहीं चलेगी ये तो ये राकेश त्रिपाठी जी बता सकते हैं। लेकिन हर जिले में, अब देखिए आप लौनी के विधायक क्या कह रहे हैं, 10,000 गायें रोज कटवाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। मंत्री क्या कह रहे थे, आशीष पटेल इनके, एसटीएफ मेरी हत्या करना चाहती है, कह रहे थे गोली मारे तो मुझे सीने पे मारें। कभी सांसद विधायक पर जूता चला देते हैं, कभी मंत्री जो किसी सांसद पर जूता चला देते हैं। जिला पंचायत चेयरमैन ने एक विधायक को कूट दिया। इनमें आपस में बुरी तरह लड़ाई झगड़े हैं और ये सब लड़ाई झगड़े कमीशन खोरी को लेकर। अच्छा, अखिलेश जी इतना गुस्से में क्यों थे प्रेस कॉन्फ्रेंस? अखिलेश जी कभी गुस्सा होते नहीं, कल देखिए, कल वो इतने काफी आक्रामक सौम्य, थे। सुशील, इतने मृदुभाषी, इतने वो तो मुस्कुरा के बात करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, केतकी सिंह ने जो प्रदर्शन किया, वो टोंटी लेकर पहुंच गई उनके घर। उसके बाद नहीं, टोंटी का जो उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद बल्कि वो समाजवादी पार्टी की एक नेता थी शायद, वो टोंटी लेकर पहुंच गई थी। तो अखिलेश जी ने कल कहा कि याद रखा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। मैं ये सारी चीजें जोड़ के मैं इसलिए देख रहा हूं कि अखिलेश यादव कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक अलग ही मूड में थे। वो उल्टी गिनती शुरू है, याद रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य ट्रेनिंग होती है, जो मुख्य प्रशिक्षण होता है, वो होता है चरित्र हनन करने का। चरित्र हनन कैसे किया जाए, झूठे आरोप कैसे लगाए जाए। बीजेपी के प्रवक्ता आपने भी देखे होंगे शो में बोलते हुए, टीवी पे बोलते हुए, टोटी चोर टोटी चोर। टोटी चोरी का कोई मुकदमा दर्ज है क्या? कोई एफआईआर हुई है? किस आधार पर आप किसी व्यक्ति को टोटी चोर कह सकते हैं? जो व्यक्ति 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार जिसने उत्तर प्रदेश की चलाई हो, जिसने लगभग 20 लाख करोड़ का बजट खर्च किया हो, जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, देश के रक्षा मंत्री रहे हो, वो 200 रुपए की टोटी चुराएगा? कोई तुक लगती है? कोई तर्कपूर्ण बात है? लेकिन इनकी आदत है ये बेसिर पैर की बातों को भी, क्योंकि ये गोयबल्स के शिष्य हैं। गोयबल्स कहता था कि झूठ बोलो, बड़ा झूठ बोलो और उसे बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि वो झूठ जो सच। बोलिए राकेश त्रिपाठी, आपकी बारी है, बोलिए। चरित्र हनन करना इनके प्रशिक्षण में पहले यही बोलिए कि हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? इस भाई ने कुछ सवाल ऐसे उठाए जिनके जवाब देने बहुत जरूरी हैं। एक तो इन्होंने ये बताया कि समाजवादी पार्टी कब कब चुनाव हारी है। अगर 1952 से आज तक के भारत के चुनावों का इतिहास लिखेंगे नहीं तो इस देश में कोई पार्टी इतने चुनाव नहीं हारी जितने भारतीय जनता पार्टी हारी है। और जितने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की जमानतें जब्त हुई हैं, किसी दूसरी पार्टी की जमानत जब्त नहीं हुई। ये सवाल तो यहां खत्म हो जाता है। दूसरा आपने कहा अखिलेश जी टोटी लेके आए थे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इसलिए लेके आए थे कि आप ये कह रहे थे वो टोटी निकाल के ले गए, तो उन्होंने कहा जितनी टोटी चाहिए मुझे बता दो, कितनी कम है मैं दे देता हूं। तीसरी बात आपने कहा कि अखबारों में खबर छपी थी। अखबारों में तो दोनों खबरें छपी थी। अखबारों में तो यह भी छपा था कि झूठा आरोप है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है कोठी के अंदर। यह भी उस समय अखबारों ने छापा था, यह भी न्यूज पोर्टल पर कहीं पर प्रकाशित हुआ था। अब आखिरी बात आपने जो कहा, मैं एबीवीपी के छात्रों से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि राकेश त्रिपाठी जी के शब्दों का ध्यान रखें। बीजेपी आपको कोई संरक्षण नहीं देगी। आप बीजेपी के लिए कोई पंगा लेंगे, बीजेपी पल्ला झाड़ लेगी। और उन्होंने कह दिया हमारा कोई वैध संबंध नहीं है। अवैध हो तो अलग बात है। एबीवीपी और बीजेपी का कोई अवैध संबंध हो तो अलग बात है। राकेश त्रिपाठी बोलिए। वैध संबंध कोई नहीं। राकेश त्रिपाठी, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पार्टी स्पष्ट तौर पर हमने कहा कि हम समवैचारिक संगठनों के साथ काम करते हैं, लेकिन विचारधारा आरएसएस के बारे में सारी दुनिया जानती है। पोल मत खुलवाओ, आरएसएस की चरित्रहीनता के बारे में सारी दुनिया जानती है। की परिभाषा आरएसएस में कैसे कैसे चरित्रहीन लोग होते हैं जो कैमरे पे पकड़े गए हैं, जो कैमरे पे पकड़े गए हैं, गोली चलाने, जो पदों से हटाए गए हैं, वो भी तो पर्सनली। राजकुमार भाटी आपकी बातों के लिए मुकदमा लिखेंगे आपके खिलाफ। आरएसएस किस चीज के लिए बदनाम है पूरी दुनिया जानती है। मुकदमे की धमकी मत दिया करो।
राजकुमार मुकदमे भाटी की धमकी मत दिया करो, जब तर्क खत्म हो जाते हैं नहीं दे रहे तो राजकुमार भाटी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया कहीं और अपनाना, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनी पार्टी दफ्तर में अपनाना, ये नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके आप मानक जी के चैनल का उपयोग करके, और मैं गंभीर आपत्ति कर रहा हूं, मानक जी राष्ट्र की बात का उपयोग करके राष्ट्रीय स्वयं संघ पर जिस तरह की आपत्तिजनक बातें राजकुमार भाटी कर रहे हैं ना, ये राजकुमार भाटी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। राजकुमार भाटी आपको कोर्ट की अदालत में खींच करके लाएंगे, आपको अदालत में घसीट कर लाएंगे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, वरना जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। राजकुमार भाटी गुंडागर्दी बंद करो, अराजकता दिखाना बंद करो, अपनी पार्टी के अपने पारिवारिक संस्कारों को कहीं और। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आगे चलते हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य। अनुमा जी बताइए जरा, ये उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से क्या चल रहा है? कह रही हूँ कि नेचुरल अलायंस नहीं है, और इसलिए ओम प्रकाश राजभर कुछ बात करते हैं और बीजेपी कुछ बात करती है, और इनके अलायंस पार्टनर्स को तो ये भी प्रॉब्लम है कि जैसे बांदा यूनिवर्सिटी में 17 में से 13 पद इन्होंने। नहीं, अनुमा जी नेटवर्क में दिक्कत है। दरअसल अनुमा जी इधर कहीं ट्रैवल कर रही हैं, गाड़ी में से हमारे साथ जुड़ी हैं, इसीलिए नेटवर्क का इशू आ रहा है। वारिस पठान के पास चलते हैं। वारिस पठान को लाइए जरा, वारिस पठान और मलूक नागर। वारिस भाई, ये यूपी में लगता है आपको कुछ खेला होने वाला, और आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके नेता तो बहुत एक्टिव है ना यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। देखिए मानक भाई, खेला नहीं, पूरे देश में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जुल्म का, दादागिरी का, धांधली का ज्यादा दिन नहीं चलता, और ये स्टार्ट होता है भीतर से ही मानक भाई। और देखिए भी किस तरह से बीजेपी ने ही अपनी स्टूडेंट विंग जो था, भले ही यहाँ पे वो बोल दे कि बीजेपी की विंग नहीं है, लेकिन एबीवीपी जो है बीजेपी की स्टूडेंट विंग का ही हिस्सा है, उसके ऊपर लाठी चला दी। लाठी चलाई स्टूडेंट के ऊपर। मैं तो समझता हूँ अगर मुसलमान होते स्टूडेंट तो उनके तो घर पे बुलडोजर भी चल जाता। अब तक तो वहां पर कायदा कानून प्रशासन है का टोटल फेलियर है मानक भाई। आज ही मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट यूपी की जानिब से, आपने बात की तो बताता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक मैटर आया है। वो मैटर ये है कि यूपी में बरेली में 7 मुसलमानों को किडनैप कर लिया गया, बोलिए चलेगा। उनको पता नहीं, ठिकाना नहीं। घर वालों का कंप्लेंट हुई जब पुलिस स्टेशनों में जाके कि हमारे घर से कुछ लड़के आए, उठा के ले गए। दूसरे ने कंप्लेंट किया, मेरे घर से कुछ आए, उठा कर ले गए। जब पुलिस में कंप्लेंट किया उसके बाद पता चला इलीगल डिटेंशन में होते कि कोई सादे ड्रेस में यूपी की पुलिस आई, बरेली से उनको पकड़ के लेके गई। मैटर हेबियस कॉर्पस के अंदर डाला हाई कोर्ट के अंदर। इनका ये मानना है कि ये लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन कर लिया, जबकि एक के तो माँ बाप का आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, पूरा रिपोर्ट है, तो पता स्वर खुद की मर्जी से पढ़ा। तो ये किडनैपिंग, इस तरह की घटनाएं करना, क्या संविधान का पालन करना है? संविधान को नहीं मानते। तो अब जो देश जाग रहा है, यूपी की जनता भी जागरूक हो चुकी है कि इस तरह की बातों में अब नहीं जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है, हर जुल्म की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट क्रॉस कर देता है ना मानक भाई, तो फिर हमने देखे बड़े बड़े तख्तो ताज पलट हो गए, तख्तो ताज पलट जाते हैं। तो फिर ये क्या सरकार है? तो ताज पलटेंगे यूपी में, शुरू हो गई भी तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी है यूपी में। वारिस पठान तो अखिलेश यादव ही आएंगे ना, फिर तो वही सीएम बनेंगे अगर पलटेगा मामला। तो अब वो कौन सीएम बनेगा मानक भाई, इसका फैसला जनता करेगी यूपी की। अभी तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव आना है, उसके अंदर भी देखो क्या हो सकता है। कुछ खेला की आपने जो बात की, तो मुझे जो आप लोग के माध्यम से जो थोड़ा मालूम पड़ता है रात दिन, उसमें ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू हो सकता है या खेला भी कर दे, पता, क्योंकि आपस में अब मनभेद नहीं, मतभेद भी शुरू हो गया है बीजेपी के अंदर। और ये बात तो सही है स्टार्ट होता है खत्म होने का, जो हो चुका है पूरे देश में। और बिहार के अंदर भी देखिए ना, आज बीजेपी वाले, मुझे मेरे दोस्त हैं काफी लोग जो बीजेपी के समर्थन थे, बोलते यार वारिस भाई तुम्हारी माँ भी माँ है, हमारी माँ भी माँ है, मोदी जी की माँ भी माँ है, प्रधानमंत्री की माँ है। माँ की इज्जत करना सबका फर्ज है, क्योंकि माँ जैसी दुनिया में है कोई कहा मानक भाई। मोदी जी की माँ के खिलाफ जिसने अपशब्द इस्तेमाल किए, गाली दी, मैं खुद बोलता हूँ उसको सख्त से सख्त सजा मिले। वारिस भाई सुनिए, स्टेज से बोला, वारिस भाई जो भी है, लेकिन वहीं पर मानक भाई 10 सेकंड में मेरी भी माँ है। मुझे ये जो लोग, ये बीजेपी के 2-2 रुपए ट्रोल लोग जो माँ बहनों की रोज गाली बकते हैं, उनके खिलाफ बीजेपी ने क्या एक्शन लिया? ठीक है, ओके, कोई एक्शन नहीं। क्यों कानून क्यों नहीं बनाते कि जो भी किसी की माँ बहन को गाली बकेगा उसके खिलाफ कानून बना के जेल में डाला जाएगा? ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसमें पता लग जाएगा नायडू क्या करेंगे, किधर जाएंगे। अपना भी तो स्टैंड क्लियर कर दीजिए, आप किधर जाएंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में? आपके पास भी तो वोट है, कहां वोट देंगे? देखिए मुझे 2 ही उम्मीदवार हैं, या तो इंडिया गठबंधन या एनडीए। मुझे पता नहीं, मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए कुछ दिन पहले हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा था कि अब तक उनको किसी ने
कांटेक्ट किया नहीं है, जो मैंने उनका देखा था स्टेटमेंट। अब तक मुझे पता नहीं है तो मैं क्या बोलूं, लेकिन जो भी पार्टी प्रेसिडेंट फैसला करेंगे। कमाल करते हैं। अब आपको तो कहना चाहिए एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आपकी तो पॉलिसी रही है हमेशा। सवाल ही नहीं आता है। मानक भाई आपको तो पता है ना, मानक भाई आपको पता है कि दो धागे अलग, ये दो कोने एक धागे के कभी मिल नहीं सकते। बीजेपी और एमआईएम कभी मिल ही नहीं सकते। उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा जिंदगी में एक हो ही नहीं सकती है, मरते मर जाएंगे, मगर बीजेपी के साथ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों कह रहे हैं आप मगर उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या करेंगे नहीं पता, अधिकार इतना आसान सवाल है। तो आप ही लोग मेरे पास रोज आते हैं, आके बोलते हैं कि क्या होने वाला है वारिस भाई, देखिए वेट एंड वॉच, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं 6 महीने के अंदर तो सरकार भी जा सकती है। तो मैं पूछता हूं भाई क्यों जा रही है सरकार? जरा भोला बन के पूछना पड़ता है, एड़ा बन के थोड़ा पेड़ा खाना पड़ता है। तो बताते हैं वो लोग भाई यहाँ पे हो सकता है कि वीपी का जो चुनाव आ रहा है उसमें चंद्रा हुआ है 6 महीने में। ये तो लेने के देने पड़ गए। जी अनुमा जी जरा कुछ बोलिए, चेक करते हैं आपकी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। अनुमा जी सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ और मुझे लगता है किले के दरवाजे अंदर से खुल रहे हैं, यही कहना चाहती हूँ मैं। तो वो दिख रहा है कि नेचुरल अलायंस नहीं है जो उनकी पार्टी। आपको आवाज आ रही है क्या? आ रही है, नहीं आ रही है। मुझे लगता है ये एयरटेल के नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है। अब 3 दिन की हेडलाइन हिरेन जोशी जी ने इसके नाम कर दी कि आप एबीवीपी और आपस में लड़वा दो। तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।